नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। SN1 SN2 हम जो भी यहाँ सीखेंगे इसी SN1 SN2 का यूज आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, कभी SN1 की बात होगी, कभी SN2 की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, SN2 के बारे में। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन होती कैसे है। अच्छा, SN2 होता क्या ये तो पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे, तो उसे क्या कहेंगे, SN2 रिएक्शन। और जब किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट सिर्फ डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन होती कैसे है वो समझो। तो जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, H एक इधर हो गया, दिस इज सपोज Cl, और ये मैंने एक बॉन्ड इधर बना दिया, ये चौक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक, ये बॉन्ड ही है, और ये क्या है इधर H, और एक ये हो गया H। ठीक है, तो ये क्या हो गया CH3Cl। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है। ठीक है, CH3Cl, 3 H हो गए, एक Cl हो गया। इन बॉन्ड्स का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब है कि दोनों बॉन्ड किस में है, प्लेन में, और ये प्लेन के बाहर की तरफ है और ये प्लेन के अंदर की तरफ है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे। ठीक है, तो होता क्या है कि CH3Cl में दो बॉन्ड तो प्लेन में रहते हैं, और एक प्लेन से बाहर की तरफ रहता है और एक प्लेन से अंदर की तरफ रहता है, तो वो हमने बना दिया है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये तो दोनों हो गए आपके प्लेन में इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गए प्लेन में, अब ये हो गया प्लेन के अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो अंदर वाला होता है प्लेन के अंदर की तरफ उसको इस वाले बॉन्ड से शो करते हैं, और एक प्लेन के बाहर की तरफ है कुछ इस तरीके से, तो जो प्लेन के बाहर की तरफ होता है उसे इस वाले बॉन्ड से शो कर देते हैं। ये दोनों एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3Cl में दो बॉन्ड प्लेन में, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है। अब होगा क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक तो आएगा ही, और सब्स्टिट्यूशन कौन करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल ही करवाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो Cl है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो Cl यहाँ पे क्या करेगा, Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलने की तैयारी में बैठा है। Cl क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, एक अपना और एक कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलने की तैयारी में बैठा है। भाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इट हैज मोर टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो ये इनको लेके निकलने की तैयारी में बैठा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। भाई अभी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6 और 8, लेकिन जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2, 4 और 2, 6, केवल 6 रह जाएंगे। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पीछे से कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है कि भाई अगर ये जा रहा है तो जाने दो, हम बैठे तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। किस तरह का, कि ये आपका H इधर है, और जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। और ये जो बॉन्ड है आपका, ये ऐसा का ऐसा ही है, दिस इज H, एक H यहाँ पे है, और ये जो बॉन्ड है ये एक नया बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्मिंग एंड एग्जिस्टिंग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इज ब्रेकिंग। और इस स्टेट को, इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो थोड़ी देर के लिए हमें ये स्टेट देखने को मिलेगी जब पुराना बॉन्ड क्या हो रहा होगा, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो तो टूट रहा होगा। ठीक है,
कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बन रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि दिस बॉन्ड इज कंप्लीटली ब्रोकन, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया, टूट गया, और ये बॉन्ड कंप्लीटली बन गया। तो ये बॉन्ड कंप्लीटली यहाँ पे बन जाएगा, और जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो फिर हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके से, ये। ठीक है जी, तो ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिल गया। अब इसको पूरा समझने की जरूरत है, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता। तो अब आप देखिए जरा हुआ क्या, एक बार शुरू से समझ लो। सबसे पहले हमारे पास CH3Cl है ना। अब यहाँ पे दो बॉन्ड तो प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है। ठीक, पीछे से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है। उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पीछे से कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही यहाँ से कार्बन निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके, तुरंत ही पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और न्यूक्लियोफाइल फाइनली आके यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन के पास। और यहाँ पे क्या होगा कि हमें थोड़ी देर के लिए एक ऐसा स्टेट देखने को मिलेगा जिसमें द एग्जिस्टिंग बॉन्ड बिटवीन कार्बन हैलोजन वो टूट रहा है, और नया बॉन्ड कार्बन हैलोजन के और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बन रहा है। और इस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। इसके थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, दिस बॉन्ड विल बी कंप्लीटली ब्रोकन, तो Cl चला जाएगा, और दिस बॉन्ड विल बी कंप्लीटली फॉर्म्ड, ये बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाएगा, और फाइनली हमें इस तरह से हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि Cl हट गया, और Cl की जगह पे कौन आके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस समझ पा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें एक बात समझो, देखो Cl जो है वो जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, और रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड जितनी जल्दी Cl निकलेगा एल्काइल हैलाइड में से, उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उतना ही फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जितना जल्दी टूटो ये टूटेगा, उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे। एक बात और समझो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ, अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो ये क्या करेगा, ये जब इधर से आएगा ना तो ये इस बॉन्ड को और जल्दी तोड़ देगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग, तो न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रांग और वीक। तो इफ आवर न्यूक्लियोफाइल इज वेरी स्ट्रांग, तो जब वो अटैक करेगा तो इस न्यूक्लियोफाइल के इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी जुड़ जाएगा, फिर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा तो बॉन्ड को जल्दी तोड़ देगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसको जल्दी नहीं तोड़ पाएगा और रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड जितना जल्दी ये बॉन्ड तोड़ेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, और न्यूक्लियोफाइल आकर के जितना जल्दी इस बॉन्ड को तोड़ के अलग करने में और खुद अपने आप को यहाँ जोड़ेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स हैं वो जरा समझ लो, मैं सीधे नोट करवाऊंगा फिर आपको। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सेपरेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। यहाँ जो Cl निकला है, Cl नेगेटिव बन के, इस ग्रुप को मैं कहूंगा लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो यहाँ से लीव कर रहा है। तो होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि लीविंग ग्रुप का जाना और इसका अटैक करना बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली,
एट द सेम टाइम, दोनों काम एक साथ एक ही बार में होते हैं। ऐसा नहीं है कि Cl निकल गया फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल आया, नहीं, या मान लो पहले न्यूक्लियोफाइल आ गया बाद में Cl जा रहा है, ऐसे भी नहीं होता। SN2 रिएक्शन में हमेशा क्या होगा कि इसका जाना और इसका आना बोथ अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, और रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, यहाँ स्टेप 2 नहीं है और बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ये क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट बनी है। तो पहला पॉइंट आपको याद ये रखना है कि इन SN2 रिएक्शन सेपरेशन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ अकर साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप, ठीक है। नो ट्रांजिशन नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, वी गेट ओनली ट्रांजिशन स्टेट, पहली बात। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आके इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन फॉर्म्ड और द एग्जिस्टिंग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इज ब्रोकन, और बॉन्ड टूट जाता है, फाइनली Cl निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है एंड वी गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक पॉइंट आपको और समझना है, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर ये जो ग्रुप है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक छोटा ग्रुप होता है, अगर ये ग्रुप में तो छोटे हैं, दीज आर वेरी स्मॉल ग्रुप, तो बीच में अच्छा खासा जगह है जहां से न्यूक्लियोफाइल कहां तक पहुंच सकता है, कार्बन तक। अगर ये ग्रुप बड़े बड़े होते तो क्या होता, फिर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत होती नहीं होती, होती भाई। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ H है और एक H यहाँ है, अब ये छोटे छोटे ग्रुप हो गए, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा तो आसानी से कार्बन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यही यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप होते, मान लो इथाइल होता, यहाँ पे भी इथाइल होता, यहाँ पे मान लो मिथाइल होता, इस तरीके से, अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप हैं साइज में, दे आर वेरी बिग ग्रुप इन साइज, तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा कार्बन तक जाने की कोशिश करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या होगी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं दे विल प्रिवेंट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने से रोकेंगे। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर यहाँ पे स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली रीच टू कार्बन, आसानी से कार्बन पे अटैक कर सकता है और आसानी से रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ ग्रुप बड़े बड़े हुए, CH3 हुआ, C2H5 हुआ, C3H7 हुआ, या बेंजीन लगा दिया किसी ने, बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, तो वो बड़े ग्रुप क्या करेंगे, साइज में बड़े होने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को होने से रोकेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल विल नॉट हैव प्रॉपर स्पेस टू गो टू द कार्बन, समझ रहे हो ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस, क्या कहेंगे इसको, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो एक बार और सुन लीजिए कि इन ऑर्डर टू अटैक द कार्बन इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर डायरेक्ट अप्रोच टू कार्बन एटम। तो इफ स्मॉल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, इफ स्मॉल ग्रुप या स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द कार्बन, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इज इजीली पॉसिबल। लेकिन अगर यहाँ ग्रुप बड़े बड़े हुए तो ये ग्रुप्स क्या करेंगे, दे विल प्रिवेंट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो अगर बड़े ग्रुप हुए तो ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, तो अटैक मुश्किल होगा, और छोटे ग्रुप हुए तो अटैक फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा हैलाइड है, इसको मैं बोलूंगा ये दिस इज मिथाइल हैलाइड, बोलो यस और नो। भाई ये कार्बन है H H H और Cl, तो ये सबसे छोटे ग्रुप है, तो इसे मैं कहता हूँ मिथाइल हैलाइड। तो सबसे बढ़िया रिएक्शन, सबसे बढ़िया अटैक किस पे होगा, मिथाइल हैलाइड पे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सबसे बढ़िया जो अटैक होगा वो किस पे होगा, मिथाइल हैलाइड पे। लेकिन अगर मैं यहाँ एक CH3 लगा देता, एक CH3, और यहाँ H और H ही रहने देता, तो फिर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बोलो भाई हेलोजन जिस कार्बन पर है उस पर मैंने एक CH3 लगा दिया, एक एल्काइल लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो एक ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा तो रुकेगा ही न्यूक्लियोफाइल को आने से, तो थोड़ा तो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, क्रिएट होगी, तो थोड़ा तो मुश्किल होगा अटैक, है ना। तो SN2 थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मिथाइल हैलाइड से थोड़ी सबसे बढ़िया रिएक्शन SN2 किस में होगी,
मिथाइल हैलाइड में। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा अटैक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन अगर आपने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ा तो दिक्कत होगा। तो मिथाइल हैलाइड से थोड़ा कम अच्छा रिएक्शन होगा SN2 किसमें? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ भी CH3 लगा दूँ, यहाँ भी CH3 लगा दूँ, दो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, तो फिर अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और SN2 थोड़ा और अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो सबसे अच्छी मिथाइल हैलाइड में, उससे कम अच्छी होगी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, और उससे थोड़ी मुश्किल होगी किसमें? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। RX का मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड। अच्छा, मैं अगर तीनों पे एल्काइल ग्रुप लगा दूं बड़े बड़े, जैसे वहां पे लगाया हुआ है हमने, तो क्या होगा? फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमसे पूछ ले तो सबसे अच्छी कहाँ होती है? मिथाइल हैलाइड में। उससे थोड़ी बेकार होगी सेकेंडरी है, मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। उससे थोड़ा मुश्किल होगी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। उससे भी थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होगी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। बल्कि मैं ये कहूंगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में तो ऑलमोस्ट SN2 होती ही नहीं है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो जाएगी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कि वो न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने ही नहीं देगा कार्बन पे। और जब पहुंचेगा ही नहीं, जब अटैक ही नहीं होगा, तो Cl कैसे निकलेगा फिर आसानी से? तो रिएक्शन आगे होगी ही नहीं समझ पा रहे? ठीक, एक पॉइंट और समझिए, सारे पॉइंट्स को मैं आपको नोट करवा दूंगा अभी। एक लास्ट पॉइंट और देखो होता क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल इधर आता है, अभी आप देखो कि ये हाइड्रोजन भी जो है थोड़ा इस साइड में है ना, और ये हाइड्रोजन भी इस साइड में है कि नहीं है? अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है? इट इज नेगेटिवली चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इन हाइड्रोजन्स के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कौन सा चार्ज है? उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और इसके नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से जो हाइड्रोजन के एटम्स इस साइड थे वो चले जाएंगे उधर वाली साइड पे। देखो मैंने आपको बनाया भी, जो हाइड्रोजन का एटम इधर था वो कहाँ हो गया? इधर से कहाँ चला गया? इस साइड चला गया। और इस वाले हाइड्रोजन के एटम को भी आप थोड़ा सा ऐसे करके बना सकते हो। तो हुआ क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के आने से न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज और इनके इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर थे वो पलट के उधर चले गए और ये हमें इस तरह की स्ट्रक्चर मिल गई। इस घटना को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके हाथ में छाता लग रहा है और बहुत जोर से आंधी तूफान आ जाए, तो जो छाता ऐसे करके होता है वो उल्टा हो जाता है? तो इसी को हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन, उल्टा हो गया। तो जो कॉन्फ़िगरेशन इधर की तरफ था वो इधर की तरफ हो गया और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और एक बार समझ लीजिए फटाफट से कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में होती है ना, इसमें कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। और लीविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्टेप। जितनी जल्दी ये यहाँ से निकल जाएगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, और जितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसको निकालने में मदद करेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। इसीलिए ये रिएक्शन कौन सी है? दिस इज SN2 रिएक्शन। दूसरी बात क्या होगी कि जब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज और इनके इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज जो रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से जो ग्रुप इधर की तरफ थे वो पलट के इधर की तरफ हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको जो बताया वो ये है कि अगर कार्बन पे यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, भाई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है कार्बन पे तो उसको क्लियर रास्ता तो चाहिए कार्बन तक के लिए। अब अगर यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम इज इजीली पॉसिबल। बट अगर यहाँ ग्रुप्स बड़े बड़े हुए तो इसका अटैक मुश्किल हो जाएगा और रिएक्शन होना ही मुश्किल पड़ जाएगा। और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? स्टीरिक हिंड्रेंस। STERIC, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक, तो अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो बढ़िया अटैक होगा, रिएक्शन हो जाएगी, और स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस कब होगी? इन केस ऑफ मिथाइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन है, छोटे ग्रुप है।
थोड़ा इससे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। अगर एक जगह मिथाइल लगा दें या चटाके तो एक जगह तो ग्रुप बड़ा आ ही जाएगा फिर, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में 2 ग्रुप बड़े बड़े आ जाएंगे तो और मुश्किल होगा अटैक, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में तीनों जगह बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे कुछ उस तरीके से, तो अटैक लगभग कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जनरली SN2 रिएक्शन देते ही नहीं है। क्यों नहीं दे पा रहे? बिकॉज ऑफ लार्ज स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा SN2 के बारे में। अब एक काम करिए आप, सबसे पहले ये इतना रिएक्शन को नोट करो, नोट डाउन दिस रिएक्शन फास्ट। फिर मैं आपको इसके बारे में जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारा मैं आपको नोट करवाऊंगा। ठीक है, और जो चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा ना, दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल, दीज पॉइंट्स आर वेरी यूजफुल। आगे आने वाले चैप्टर्स में इन्हीं पॉइंट्स का यूज कर करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये रिएक्शन नोट करो फटाफट। चलिए, ये रिएक्शन हो गई आपकी, इसके नीचे पॉइंट्स बना के लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले लिखो इन SN2 रिएक्शन, फास्ट लिखना है। इन SN2 रिएक्शन बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल and separation of leaving group both take place simultaneously, both take place simultaneously in single step, in a single step, एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये पॉइंट भी याद रखना है, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट तो लिखें द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ रहा है, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद एल्काइल हैलाइड, इंटरेक्ट विद एल्काइल हैलाइड, है ना, जो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल वो इंटरेक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड से, इंटरेक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू ब्रेक CX बॉन्ड, ये X हो गया हमारा हेलोजन, टू ब्रेक CX बॉन्ड एंड टू फॉर्म कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, टू ब्रेक CX बॉन्ड एंड टू फॉर्म कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, तो हम नेक्स्ट पॉइंट ये लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है जो इधर की तरफ है वो पलट के इधर हो जाएगा, और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखें व्हेन बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैपेंस, when backside attack of nucleophile happens, the configuration of carbon atom, the configuration of carbon atom the configuration of carbon atom inverts, वो पलट जाएगा, inverts, this is called inversion of configuration, inversion माने उल्टा हो जाना, this is called inversion of configuration, written। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर डायरेक्ट अप्रोच टू कार्बन एटम, सीधा उसको यहां तक आना जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्स डायरेक्ट अप्रोच टू कार्बन एटम, डायरेक्ट अप्रोच टू कार्बन एटम। सो इफ स्मॉल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ऑन कार्बन एटम है, अगर यहाँ छोटे ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इफ स्मॉल ग्रुप्स आर प्रेजेंट on carbon atom, then क्या होगा,
backside attack of nucleophile is easily possible, then backside attack of nucleophile is easily possible. ठीक है, backside attack of nucleophile is easily possible. आगे लिखिए but if अगर यहाँ ग्रुप कैसे हुए, बड़े बड़े ग्रुप हुए तो अटैक मुश्किल होगा, है ना, वहां बता चुके हैं आपको. बट इफ लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स, लार्ज ग्रुप्स लिख लो, सब्स्टिट्यूएंट लिख लो, है ना, SUBSTITUENTS, सब्स्टिट्यूएंट्स. बट इफ लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स, और ब्रैकेट में लिख दो बल्कि, बल्कि माने भारी भरकम, बड़े बड़े ग्रुप होंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख दो बल्कि. ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, बल्कि, ब्रैकेट में लिख दो बल्कि ग्रुप्स है, फिर आगे लिखो आर प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, तो क्या होगा, कॉमा, दे प्रिवेंट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दे प्रिवेंट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस. और इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस. ठीक है, STERIC होगा शायद, एक बार स्पेलिंग देख लेना. दिस इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस. ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है स्टीरिक हिंड्रेंस जितना कम उतना अच्छा अटैक होगा और उतना फास्ट रिएक्शन होगा. ठीक, और स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल होगा और रिएक्शन का रेट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो इसी से हमने क्या निकाल दिया है, ये ऑर्डर निकाल दिया है. तो आप लिखें नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट पॉइंट लिखें. हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of SN2, the order of reactivity of SN2 for alkyl halide, for alkyl halides is as follows. तो एल्काइल हैलाइड में किस तरह का SN2 का ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर नोट करिए. ठीक है, नोट डाउन दिस ऑर्डर. सबसे बढ़िया SN2 कौन देगा, मिथाइल हैलाइड. उससे कम अच्छा कौन देगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. उससे भी मुश्किल कौन देगा, 2 डिग्री. 3 डिग्री सबसे मुश्किल है, देता ही नहीं है लगभग. ठीक है, नोट करा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. देखो एक बात और समझिए कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ तो वो इसको, हैलोजन को यहाँ से हटाने में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या करेगा, अटैक भी कर देगा और यहाँ से इसको जल्दी से हटा भी देगा. ठीक है, और जब ये जल्दी से हट जाएगा तो रिएक्शन आगे हो जाएगा. तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि SN2 रिएक्शन में हमें कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें जरा. इन SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड. और एक लास्ट पॉइंट लिखें इसके आगे. द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टीरिक फैक्टर. बोलो, जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस उतना रिएक्शन मुश्किल, और जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस उतना रिएक्शन आसान हो गया. तो SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्टीरिक फैक्टर है. द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टीरिक फैक्टर. तो ये हो गया आपका पूरा SN2 के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट SN1 रिएक्शन. ये SN1, ठीक है, पहले SN2 की मैकेनिज्म हमने देखा. नाउ वी विल सी SN1. सबसे पहले एक रिएक्शन लिखो, मैं बता रहा हूँ जरा. देखो हमारे पास एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है. दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. सपोजिए इस तरीके से. तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो जो Br है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा. Br यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से निकल जाएगा. तो जब Br यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा तो Br पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. Br पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव. और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. देख लीजिए CH3C
CH3 और यहाँ कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हो गया। अब क्या होगा, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बाद में आता है, जब कार्बोकैटायन बन जाता है उसके बाद। देखो SN2 और SN1 में डिफरेंस समझ में आ रहा है। SN2 में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल आया, साथ ही आ रहा है और साथ ही लीविंग ग्रुप जा रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, पहले लीविंग ग्रुप निकल चुका है और जब लीविंग ग्रुप निकल गया और कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, कार्बोकैटायन बन गया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा। भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इस पे अटैक कर देगा और यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही थी और ये रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। देखो इधर, दिस इज स्टेप 1 और दिस इज स्टेप 2 पॉइंट। ये याद रखने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो स्टेप है, दिस इज स्लो स्टेप। व्हाई इज इट स्लो, सुन लो पहले, बाद में नोट कर लेना ये स्लो क्यों है। देखो ये कैसा मॉलिक्यूल है, दिस इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, दिस इज अनस्टेबल कार्बोकैटायन। अनस्टेबल क्यों भाई, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गिव्स अनस्टेबिलिटी। चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या देता है, अनस्टेबिलिटी देता है। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल इज चेंजिंग इनटू अनस्टेबल कार्बोकैटायन। तो कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल क्या अनस्टेबल में चेंज होना चाहेगा, नहीं। और होगा भी तो कैसा होगा, बहुत ही मुश्किल से होगा, स्लो स्टेप होगा। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप इज वेरी फास्ट। व्हाई इज इट फास्ट, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल कैसा है, नेगेटिव। फटाफट अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बना देगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस जो SN2 और SN1 में आया कि SN2 होती है सिंगल स्टेप में, वहां कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट है ना। जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है आपका, दैट इज योर इंटरमीडिएट। तो दोनों में पहला डिफरेंस, वो सिंगल स्टेप में होता है SN2, ये 2 स्टेप्स में होता है। वहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ इंटरमीडिएट बनता है, वहां ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप, बिकॉज हियर अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज चेंजिंग इनटू अनस्टेबल कार्बोकैटायन। और सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, क्योंकि अ पॉजिटिव कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है। एक बात और है, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सेपरेशन ऑफ लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप पहले चला जाता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ठीक है, वहां न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तभी तो अटैक कर पाएगा और तभी वो हेलोजन को निकालने में मदद कर पाएगा। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को कौन सा कोई बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करनी है, बोलो। वो तो जब पूरा बन जाएगा उसके बाद ही तो आके जुड़ रहा है। ठीक है ना। एक बात और देखो, रिएक्शन का जो रेट है वो मैंने आपको बताया था केमिकल काइनेटिक्स में कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। बोला था कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो जो स्टेप सबसे स्लो है उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, और उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो हमारा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। ठीक है, शॉर्ट में इसको मैं क्या बोल सकता हूं, RDS। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जितनी जल्दी एल्काइल हैलाइड टूट जाएगा और ये हेलोजन अलग हो जाएगा, जितनी जल्दी कार्बोकैटायन बन जाएगा उतना ही जल्दी अटैक कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये स्टेप कैसा है, स्लो, और ये स्टेप बहुत फास्ट है। अब आप एक बात सोचो कि ये स्टेप होता है, इससे इसको बनने में लग रहा है मान लो 10 सेकेंड 10 सेकेंड, और इससे इसको बनने में लग रहा है 0.1 सेकेंड। तो अब अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो कौन से स्टेप का रेट बढ़ाना पड़ेगा, इसका। भाई ये तो पहले से ही बहुत फास्ट है, अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन फास्ट करनी है तो इसका स्टेप बढ़ाओ, इसका रेट बढ़ाओ, क्योंकि ये स्लो है। इसीलिए इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक चीज और समझो, देखो जितना जल्दी एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल यहां से टूट के
और कार्बोकैटायन दे देगा उतना ही जल्दी अटैक हो जाएगा। भाई न्यूक्लियोफाइल तो रेडी है, बस कार्बोकैटायन आए उसे तुरंत अटैक करना है, फास्ट अटैक करना है। तो रिएक्शन का रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड पे, है ना, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। भाई न्यूक्लियोफाइल तो तैयार बैठा हुआ है, तुम जितना जल्दी कार्बोकैटायन दोगे वो अटैक कर देगा। तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। नहीं समझ में आ रही? ठीक है, तो ये पॉइंट्स को लिखो जरा। मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको बताया, पहले इनको नोट करो फिर इसको और आगे समझते हैं। लिखो सबसे पहले, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस लिखो SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। SN1 reaction takes place in 2 steps. In first step, पहले स्टेप में क्या हो रहा है? In first step, alkyl halide undergoes a slow cleavage. A slow cleavage. क्लीवेज समझते हो? टूट जाना। तो पहले स्टेप में क्या हुआ? एल्काइल हैलाइड टूट गया और क्या दे देगा? कार्बोकैटायन। इन फर्स्ट स्टेप, एल्काइल हैलाइड undergoes a slow cleavage to give carbocation, to give carbocation। ठीक है, and in second step and in second step carbocation is attacked by nucleophile. Carbocation is attacked by nucleophile to complete the reaction, to complete the reaction and to give final product, और हमें फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। and to give final product। नेक्स्ट वर्ड लिखें। हाँ भाई, तो नेक्स्ट वर्ड लिखिए, स्टेप 1 इज वेरी स्लो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, स्टेप 1 कैसा है? बड़ा स्लो स्टेप है साहब। स्टेप 1 इज वेरी स्लो बिकॉज इन दिस स्टेप, क्योंकि इस स्टेप में क्या हो रहा है? बिकॉज इन दिस स्टेप अ स्टेबल एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है अनस्टेबल कार्बोकैटायन में, है? बिकॉज इन दिस स्टेप अ स्टेबल एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज चेंजिंग इनटू अनस्टेबल कार्बोकैटायन, is changing into unstable carbocation. But step 2 is very fast. But step 2 is very fast because in this step positive carbocation is attacked by negative nucleophile, is attacked by negative nucleophile। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड पे, है? एल्काइल हैलाइड का क्लीवेज जितना जल्दी हो जाएगा और ये जितनी जल्दी कार्बोकैटायन दे देगा, न्यूक्लियोफाइल तो तैयार बैठा है अटैक करने के लिए, फटाफट अटैक होगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? SN1 रिएक्शन। तो लिखें नेक्स्ट पॉइंट में, ये लिखो, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1, या ऐसे लिखो, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन depend upon the concentration of alkyl halide only, depend upon the concentration of alkyl halide only, comma it is called SN1 reaction। इस रिएक्शन को हमें क्या कहेंगे? SN1 reaction। it is called SN1 reaction। ठीक है, एक चीज और समझो, मैंने आपको 2 तरह के सॉल्वेंट बताए थे, एक तो होता है PPS और एक होता है PAS। याद है क्या?
कल बताए थे, एक पीपीएस एक पीएएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। और मैंने लिखवाया भी था कि जो पीपीएस होता है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है और पीएएस क्या करता है, SN2 को फेवर करता है। तो यहाँ जो SN1 हम करवाएंगे तो ये कौन से टाइप के सॉल्वेंट में होगी, पीपीएस में। पीपीएस क्यों अच्छा करवाता है SN1, तो उसका जवाब ये है कि जो पीपीएस है ना, देखो यहाँ से Br नेगेटिव तो अलग चला गया, वो लीविंग ग्रुप है, और ये बच गया कार्बोकेटाइन अलग हमारा। तो जो पीपीएस है वो दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बोकेटाइन को भी और लीविंग ग्रुप को भी, दोनों को स्टेबल बना के रखता है, ठीक है। इसीलिए SN1 रिएक्शंस आर ऑलवेज कैरीड आउट इन पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो लिखें जरा इसमें ये लिखें, SN1 रिएक्शन इज कैरीड आउट, SN1 reaction is carried out in PPS, because it gives stability to both कार्बोकेटाइन as well as लीविंग ग्रुप, दोनों को ये स्टेबिलिटी देगा, कार्बोकेटाइन as well as लीविंग ग्रुप। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और लिख रहे हैं। देखो एक चीज समझिए जरा कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर कैसा है, दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझते हो, ये कुछ इस तरीके से होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना, पढ़ा होगा आपने 11th में। और ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, बीच में एक एटम होगा, वो तीन तरफ उसने बॉन्ड बना रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कई बार तो वो आगे से अटैक कर देता है यहाँ से, और कई बार इसके पीछे की साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब जैसे ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मान लो बीच में कार्बन है, 3 मिथाइल है, तो बीच में यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन, एक मिथाइल यहाँ है, एक यहाँ है और एक मिथाइल इधर है, इस तरीके से। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो कई बार तो इधर से अटैक कर देता है, कई बार पीछे से भी अटैक कर देता है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आगे जाके पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन पर जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी कर देता है और कई बार बैक से भी कर देता है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन सेकेंड फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट है, इन सेकेंड फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक दी कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल अटैक दी कार्बोकेटाइन from both front and back side, from both front and back side, ठीक है। अब एक चीज समझिए, देखो एक बात समझो कि जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वो होते तो अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन सारे कार्बोकेटाइन बराबर अनस्टेबल नहीं होते, कुछ थोड़े कम स्टेबल होते हैं, मतलब कुछ थोड़े कम अनस्टेबल होते हैं, कुछ ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में, तो मैं जरा यहाँ बना देता हूँ। देखो जैसे ये है हमारे पास, दिस इज कार्बोकेटाइन, भाई कार्बन पर जब पॉजिटिव है तो वो कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। एक और मैं बना रहा हूँ, ये R माने एल्काइल ग्रुप है हमारा, H और दिस, इसे मैं क्या कहूँगा, इसको तो मैं कहूँगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। व्हाट इज दिस, मिथाइल कार्बोकेटाइन। मैं कार्बोकेटाइन को शॉर्ट में ऐसे बना दे रहा हूँ, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर एक एल्काइल लगा हुआ है, तो इसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं। ये 11th का टॉपिक है, मैं तो बता दे रहा हूँ बस ऐसे ही। अब इसको आप ऐसे देखो, R, इधर भी R और इधर H और ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। और हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है सब, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये देखो तीनों के तीनों कार्बोकेटाइन है तो अनस्टेबल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पे हर जगह पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज क्या देता है, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है
कि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईडीजी होता है, मालूम है आपको, एल्काइल ग्रुप इज ईडीजी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव, वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देगा। तो जब चार्ज यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, ये एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, बोथ आर ईडीजी। तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव में बहुत कमी आ जाएगी। भाई नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को काट देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे भी ज़्यादा ये स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों के तीनों इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे होंगे। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो इस कार्बन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा और वो नेगेटिव इस पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा कमी कर देगा। भाई नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को काटता है, कैंसिल करता है पॉजिटिव को। तो जब पॉजिटिव में बहुत कमी हो जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी इधर जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। सबसे कम स्टेबल कौन सा है, मिथाइल कार्बोकैटायन। उससे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री। अब एक बात समझो, अगर यहाँ पे ये मेरे पास अभी जो मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बोलो यस और नो। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, Br निकलती तो मेरे पास जो कार्बोकैटायन बना वो कैसा बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, कुछ इस तरीके से। ये कैसा कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये फिर भी थोड़ा स्टेबल तो है ही। बोलो भाई, नीचे जाने, इधर से इधर जाने पे हमको मालूम पड़ गया कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो आप ये देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल तो है, लेकिन अगर यहाँ पे 3 डिग्री की जगह 2 डिग्री 1 डिग्री या मिथाइल कार्बोकैटायन होता तो ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होता। तो थोड़ा तो स्टेबल है ही, क्योंकि इधर जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर हमने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो उससे हमें कार्बोकैटायन भी कौन सा मिला, टर्सरी कार्बोकैटायन। और ये टर्सरी कार्बोकैटायन फिर भी थोड़ा स्टेबल है, तो ये थोड़ी देर तक इस पॉजिटिव चार्ज को रोक के रख सकता है। स्टेबल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज के संग थोड़ी देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। और जब थोड़ी देर तक एग्जिस्ट कर सकता है तो उतनी ही देर में न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, अटैक हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, अगर यहाँ पे मैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेता, ध्यान से सुनना, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से क्या होगा, वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता। तो होगा क्या कि जैसे ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना और न्यूक्लियोफाइल आता, उससे ही पहले कई सारे कार्बोकैटायन वापस किस में चेंज हो जाएंगे, एल्काइल हैलाइड में। क्यों, क्योंकि वो तो स्टेबल ही नहीं है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे, तो कुछ में तो न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वापस Br के संग, Br से अलग हुए थे, वापस Br के संग जुड़ के वापस लौट जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। तो रिएक्शन बढ़िया किस में होगी, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो अच्छी होगी, और 2 डिग्री होगा तो अच्छी नहीं होगी। SN1। अब अगर सोचो कि अगर हमारे पास यहाँ पे होता 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो अब क्या होगा, आप सोचो आप कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। तो उससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाए, तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, अपने मॉलिक्यूल में, है भाई। जैसे ही Br से अलग हुआ, अब वो रह ही नहीं पा रहा पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्योंकि वो तो अनस्टेबल है, तो वापस Br के संग जुड़ जाएगा, उल्टा लौट जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर भी नहीं पाएगा उतनी देर में। तो नहीं समझ में आ रहे। तो SN1 रिएक्शन 1 डिग्री कार्बोकैटायन में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, और इसमें भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं होगी। नहीं समझ में आ रहे। तो जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे कर रही है, उसकी रिएक्टिविटी। देखो, मैंने SN2 में बोला था कि द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इज डिटरमाइंड बाय स्टीरिक फैक्टर, और यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आपका कार्बोकैटायन जो बना वो स्टेबल है तो SN1 होगी, और अनस्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल आता उसी से पहले वो वापस लौट जाएगा, तो SN1 नहीं होगी।
नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो सबसे बढ़िया, अगर मान लो मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 एल्काइल हैलाइड है, तो सबसे बढ़िया SN1 कौन देगा मुझे बताओ जरा। सबसे बढ़िया SN1 वो देगा जिसका कार्बोकैटायन सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होता है? 3 डिग्री का। इसका मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छी देगा SN1 रिएक्शन, क्योंकि उसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर कौन देगा? उससे थोड़ी बेकार कौन देगा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। उससे भी मुश्किल कौन देगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और मेथाइल हैलाइड तो मान लो देगा ही नहीं। तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SN2 का ऑर्डर क्या था? वो उल्टा था। वहां सबसे बढ़िया SN2 किसमें हो रही थी? जहां स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम थी, मिथाइल हैलाइड में। ठीक है, और SN1 सबसे अच्छी किसमें होगी? जहां सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, तो SN2 का ऑर्डर क्या था? इस तरीके से था। सबसे अच्छी मिथाइल हैलाइड में, उससे कम अच्छी प्राइमरी में, उससे कम अच्छी सेकेंडरी में, उससे भी बेकार टर्सरी एल्काइल हैलाइड में, क्योंकि वहां क्या हो रहा था? स्टीरिक, वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही थी। और SN1 सबसे अच्छी किसमें होगी? 3 डिग्री में। ठीक है, और उससे कम अच्छी सेकेंडरी में, उससे कम अच्छी इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता जा रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन घटती जा रही है। नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो, मैं जरा बोल रहा हूं आपको, ये तो सब 11th का है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है आपको भले ही। ठीक है, ये ऑर्डर तो आपको नोट करना पड़ेगा। पहले एक पॉइंट लिखो, मैं लिखवाता हूं। ये लिखो, द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन बाय एल्काइल हैलाइड, by alkyl halide depends upon stability of carbocation, depends upon the stability of carbocation. So those alkyl halide which give stable carbocation, which give stable carbocation, comma, give better SN1 reaction, give better SN1, जिसका जितना अच्छा कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल, उसकी उतनी ही अच्छी SN1 रिएक्शन। ठीक है, गिव बेटर SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1, the order of reactivity for SN1 by alkyl halide, the order of reactivity for SN1 by alkyl halide is as follows। तो ये ऑर्डर आप नोट करिए, है ना, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। नोट डाउन दिस ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर के बाद लिख लीजिए, इन SN1 रिएक्शन वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर रिक्वायर्ड, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का जरूरत नहीं है। वहाँ स्ट्रॉन्ग ही चाहिए SN2 में आपको। कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो लिखो जरा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स SN1 SN2 के बारे में, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो एक बात बताइए कि अगर ये मेरे पास है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ओके, RX लिख देता हूं शॉर्ट में, और ये है हमारा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, और दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या लगता है? देखो अब आपको मालूम है H तो छोटा ग्रुप होता है और ये ग्रुप बड़ा होता है, ये और भी बड़ा ग्रुप है, ये और भी बड़े बड़े ग्रुप हैं साइज में। ठीक है, तो ये बताइए मुझे कि SN2 इनमें से कौन सा देगा, कौन सा नहीं देगा? क्या ये SN2 दे सकता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देगा, क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक के लिए यहां कहीं प्रॉपर जगह ही नहीं मिल पा रही है। बोलो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे कार्बन तक, क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो हम पॉइंट ये लिख रहे हैं कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी SN2
नहीं देगा। ठीक, तो लिखें नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव SN2 ड्यू टू वेरी हाई स्टीरिक हिंड्रेंस है, ड्यू टू वेरी हाई स्टीरिक हिंड्रेंस। ये तीनों को मैं अलग अलग कर देता हूं ऐसे करके, ड्यू टू वेरी हाई स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब थोड़ा 1 डिग्री के बारे में बात करें। देखो, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड यहाँ से X से अलग हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस विल बी आवर कार्बोकैटायन, है ना। और ये जो कार्बोकैटायन है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये क्या ये स्टेबल है? नहीं, अभी बताया है 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जब ये कार्बोकैटायन बिल्कुल स्टेबल ही नहीं है, तो क्या ये SN1 दे सकता है? SN1 बढ़िया कौन देता है? जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल हो। और SN2 बढ़िया कौन देता है? जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो। नहीं समझ में आ रहे? सिंपल फंडा है, स्टीरिक हिंड्रेंस घटती जाएगी, SN2 के चांस बढ़ते जाएंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, SN1 के चांस बढ़ते जाएंगे। नहीं समझ में आ रहे? तो क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन बिल्कुल अनस्टेबल कार्बोकैटायन देता है, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस फॉर्म में, तो ये कभी भी SN1 नहीं देगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमने लिख दिया कि 3 डिग्री RX क्या करता है? नॉट गिव SN2। अब इसमें क्या लिखेंगे कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, डज नॉट गिव, लिख दो इसमें SN1, ये SN1 नहीं देगा। तो लिख दीजिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव SN1 बिकॉज इट्स कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, बिकॉज इट्स कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, इसका कार्बोकैटायन स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब देखो, थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो क्या इसमें बैकसाइड अटैक पॉसिबल है? देखो, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है तो सही, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल को बिल्कुल आने से ही रोक दे। तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा हुआ? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो वो क्या करेगा? वो कार्बन तक पहुंच ही जाएगा। स्ट्रांग हुआ तो, वीक हुआ तो नहीं पहुंचेगा, तो कार्बन तक पहुंच जाएगा। और जब पीछे कार्बन तक पहुंच जाएगा, बैक साइड अटैक हो जाएगा, तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 इसमें हो जाएगी। बोलो यस और नो। और इसका जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल है, ठीक ठाक स्टेबल है, इसकी तरह बिल्कुल अनस्टेबल भी नहीं है और इसकी तरह बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। तो इसकी जो मतलब जो कार्बोकैटायन जो बनता है वो ठीक ठाक स्टेबल है, मीडियम है उसकी स्टेबिलिटी, तो वो SN1 भी दे सकता है। ठीक, तो पॉइंट हमारा ये है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी SN2 नहीं देता, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी SN1 नहीं देता। अब बात कर रहे हैं किसकी? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। तो ये दोनों दे सकता है, ये SN1 भी दे देता है और SN2 भी दे देता है। ये डिपेंड करेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग हुआ तो वो पहुंच जाएगा कार्बन तक, सुन लो इधर, और रिएक्शन हो जाएगी SN2, है ना, बैक साइड अटैक हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ, मतलब अगर ये कम स्ट्रांग हुआ, ये वीक हुआ, तो पहले ये वेट करेगा कि ये क्या बना दे? कार्बोकैटायन, और फिर अटैक कर देगा। फिर क्या हो जाएगी रिएक्शन? SN1। एक बार सुन लीजिए, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो कार्बन तक पहुंच जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ी बहुत है, उसको मुकाबला करते हुए कहां तक पहुंच जाएगा? कार्बन तक, और बैक साइड अटैक हो जाएगा और SN2 हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर ये थोड़ा वीक हुआ तो ये वेट करेगा कि पहले ये क्या बना दे? कार्बोकैटायन, और फिर ये अटैक कर देगा। फिर रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? SN1। ठीक है ना। तो आप लिखें जरा इसमें, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो बोथ SN1 और SN2, SN1 और SN2 डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख रहे हैं, फोर्थ।
देखो मैंने आपको बताया है कि SN1 रिएक्शन बढ़िया कब होगी, जब हमारा जब हमारा कार्बोकैटायन कैसा होगा, स्टेबल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4th पॉइंट में सीधा सीधा कि रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दिस इज योर 4th पॉइंट। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल उतना ही ज़्यादा SN1 कैसी होगी, बढ़िया होगी, फास्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। डायरेक्टली है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें नहीं है। एक नोट लिखिए, ये लिखो बेंजीलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड्स आर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड even then they give SN1। ठीक है, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है भाई। हमें ये मालूम है कि SN1 बढ़िया कौन देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या देता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। और SN2 कौन अच्छी देता है, मिथाइल हैलाइड, उससे थोड़ा कम अच्छी देगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि उनमें स्टीरिक इंट्रेंस कम है। तो जिन एल्काइल हैलाइड में स्टीरिक इंट्रेंस कम होती है वो SN2 अच्छा देते हैं, और जो एल्काइल हैलाइड के कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं वो SN1 बढ़िया देते हैं। ठीक है, और स्टेबल कार्बोकैटायन किसके होते हैं, कौन से एल्काइल हैलाइड के कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के, है ना। ये सब बात हमारी हो चुकी है। फिलहाल पॉइंट ये है कि जो बेंजीलिक हैलाइड है और एलिलिक हैलाइड है, ये दोनों किस तरह के एल्काइल हैलाइड होते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन अच्छी देते हैं, SN2 देते हैं ना, वो SN1 नहीं देते, बिल्कुल देते ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस है, बेंजीलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड दोनों कैसे हैं, 1 डिग्री हैं, फिर भी क्या दे रहे हैं, SN1। ठीक है, तो बेंजीलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड आर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इवन देन दे गिव SN1। क्यों दे रहे हैं SN1, ये कैसे दे सकते हैं, 1 डिग्री होते हुए भी SN1 क्यों दे रहे हैं, बिकॉज देयर carbocations are stable due to resonance। क्योंकि इनके जो कार्बोकैटायन है वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। किसकी वजह से स्टेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो पॉइंट देखो ऐसे याद रखिए कि जिन एल्काइल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है वो देंगे SN2 अच्छा। ठीक है, और जिन एल्काइल हैलाइड के कार्बोकैटायंस स्टेबल हैं वो देंगे SN1। ठीक है, अब होता क्या है कि बेंजीलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड होते तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और मैंने आपको जैसा बताया है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 तो देंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि उनके कार्बोकैटायन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के कार्बोकैटायन जनरली कैसे होते हैं, अनस्टेबल। लेकिन बेंजीलिक और एलिलिक हैलाइड ये स्पेशल केस है, ये SN1 दे सकते हैं क्योंकि इनके कार्बोकैटायन कैसे हैं, स्टेबल। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, फिर भी इनके कार्बोकैटायन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब क्योंकि इनके कार्बोकैटायन स्टेबल हैं और जिनके कार्बोकैटायन स्टेबल होंगे वो क्या दे सकते हैं, SN1। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हुए भी ये SN1 देंगे। अच्छा, इनके कार्बोकैटायन स्टेबल होते कैसे हैं जरा वो देखो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, दिस इज व्हाट CH2Cl, दिस इज व्हाट बेंजीलिक हैलाइड है ये। अब अगर सपोज करो यहां से क्लोरीन चला गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये CH2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज दिस, देखो अब ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है भाई, क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा है उससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री, और ये उसका क्या हो गया, कार्बोकैटायन। लेकिन ये जो कार्बोकैटायन है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से मिलने वाला जो कार्बोकैटायन है ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। क्यों होगा स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, तो एक काम करिए जरा, इनके बॉन्ड्स चेंज कर लो, एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, एक ये इधर और एक ये इधर। ठीक है, इस तरीके से लगा लो, तब आपको रेजोनेंस दिखाते हैं। अब आप देखो ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से आया है, दिस इज व्हाट
बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड है ये, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और इससे जो कार्बोकैटायन मिला है वो ये गया, और ये स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसको आप ऐसे समझिए, CH2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स आपके ये इस तरीके से बॉन्ड है। अब आप ये देखो कि ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गए इस बॉन्ड के, और 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 बॉन्ड। तो टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए, और 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कहाँ जाएंगे? इधर, यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें ये जो कार्बन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो फालतू में इधर चला गया, गया कि नहीं गया? इसीलिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हालांकि इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा था, अब यहाँ ना शेयर करके यहाँ शेयर करने लग जाए, उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था वो तो फ्री में इधर चला गया बिना मतलब के ही। तो इसलिए इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कुछ स्ट्रक्चर्स आपका इस तरह का हो जाएगा। ये अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और ये बॉन्ड इस तरीके से। अब थोड़ी देर बाद ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? अनस्टेबल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चार्ज ऑलवेज गिव्स अनस्टेबिलिटी। तो इस कार्बन को अनस्टेबिलिटी मिल रही है। इसकी अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसने यहाँ ना शेयर करके यहाँ शेयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो तो फालतू में इधर चला गया, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? अभी पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये इसी को रेजोनेंस कहते हैं, 11th में खूब पढ़ते हैं हम लोग इसको। तो ये यहाँ पे तो आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन को क्या दे रहा है? अनस्टेबिलिटी। हाँ, तो इस अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो इसने यहाँ से लेके यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो तो फ्री में इधर चला गया बिना मतलब के, ठीक है। इसीलिए इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आ गया इधर, ये डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ही रहेगा, और बॉन्ड्स इस तरीके से हो जाएंगे। अब इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन को क्या मिल रही है? अनस्टेबिलिटी। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर गए थे वो वापस आ जाएंगे इधर, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इधर ये बॉन्ड इस तरीके से हो जाएंगे, और यहाँ फिर से क्या हो जाएगा? CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से रिजोनेंस हमें देखने को मिल रही है किसमें? इन कार्बोकैटायन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये बेंजीलिक हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और उससे जो कार्बोकैटायन मिला, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से मिलने वाले कार्बोकैटायन जनरली कैसे होते हैं? अनस्टेबल। लेकिन ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से मिलने वाला कार्बोकैटायन है, और ये लेकिन फिर भी कैसा है? ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज लाइक अ बर्डन। चार्ज एक बोझ की तरह है जिसको कोई भी अपने सर पे नहीं रखना चाहता, ठीक है। देखो, इसको आप ऐसे भी समझिए, जैसे कि मान लो एक कोई आदमी है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम 50 किलो या 60 kg का एक वेट रख दें उसके सर पे, तो वो उस 50-60 किलो के वजन को कितनी देर तक अपने सर पे रोक पाएगा? 1, 2, 4, 5 मिनट तक। उसके बाद वो उसको नीचे गिरा देगा, थक जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, आदमी 2 कर दें और वेट 1 ही रहने दें, तो अब वो कितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं उस वेट को? बहुत देर तक। एक थक जाएगा तो वो वेट दूसरे के सर पे रख देगा, दूसरा थक जाएगा तो पहले के सर पे रख देगा वेट को। तो बहुत देर तक उस बोझ को वो अपने सर पे रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आदमी 3 हो जाए तो क्या होगा? अब और ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं उस वेट को। बोलो यस और नो। एक थक जाएगा दूसरे को दे देंगे, दूसरा थक जाएगा तीसरे को दे देंगे, तीसरा थक जाएगा वापस पहले को दे देंगे। नहीं समझ पा रहे? तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है। ये जो चार्ज है ना, ये एक बोझ की तरह है। अगर एक ही के ऊपर रहेगा तो उसको अनस्टेबल बनाएगा। लेकिन इस रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, जो चार्ज है वो सिर्फ एक अकेले कार्बन पे रुका हुआ नहीं है, वो कितने एटम पे घूम रहा है। देखो 1, 2, 3, 4 और दोबारा वापस चला गया वहीं पे। तो इस एक अकेले पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए कितने एटम है, कितनों पे घूम रहा है? 4 एटम्स पे।
और इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक होल्ड करके रख सकता है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है, और इसीलिए ये कैसा है, स्टेबल। या फिर सिंपल याद रखो कि अगर किसी कैटायन या एनायन में रेजोनेंस पॉसिबल है तो वो कैटायन और एनायन क्या होंगे, स्टेबल, बिकॉज रेजोनेंस ऑलवेज गिव्स स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो बेंजीलिक हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, लेकिन फिर भी उससे मिलने वाला कार्बोकैटायन कैसा है, स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और इसी वजह से, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये कौन सा रिएक्शन दे सकता है, SN1। बात समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको एलिलिक हैलाइड के बारे में। देखो, अगर हम बात करें एलिलिक हैलाइड के बारे में तो क्या होगा, जैसे CH2 CH और यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा CH2Cl। दिस इज एलिलिक हैलाइड। क्यों भाई, एलिलिक हैलाइड क्या होता है, व्हेन हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड एलिलिक हैलाइड। अब अगर इसमें क्या होगा, यहाँ से ये Cl निकल के जाएगा तो क्या होगा, मुझे बताओ जरा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये एलिलिक हैलाइड है 1 डिग्री, ये एलिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है, है। क्यों 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब इससे जो कार्बोकैटायन मिला है वो क्या है, वो कार्बोकैटायन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चार्ज इस कार्बन को क्या दे रहा है, अनस्टेबिलिटी। क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी दे रहा है इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, एक बात समझो, देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन ले गया है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था, यहाँ क्लोरीन का रखा था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, क्लोरीन। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन ले गया, इसीलिए कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रखा इधर, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, ठीक है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना। अब इस कार्बन ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया शेयरिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था वो भी इधर चला गया। तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था वो इसको मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला भाई, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन ले गया, तो इस कार्बन को अब यहाँ से इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिल तो गया ना बदले में, तो इस कार्बन का पॉजिटिव तो चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 है ना, 2 इसके और 2 H के हो गए, है ना भाई। टोटल इस कार्बन पर बॉन्ड कितने, 1 और 2 H के बॉन्ड है, तो इसमें टोटल बॉन्ड है 3, तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे पूरा एक बॉन्ड आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अब इस कार्बन पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 हाइड्रोजन के हो गए, इट हैज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था वो तो बेकार में इधर चला गया, इसीलिए इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद जब ये कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल होने लगेगा तो वापस दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये फिर से इसमें चेंज हो जाएगा। तो जो पाई बॉन्ड है वो इधर से इधर और इधर से इधर होता रहता है, और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो अब यहाँ पे क्या है कि एलिलिक हैलाइड एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, लेकिन फिर भी उससे मिलने वाला कार्बोकैटायन कैसा है, स्टेबल होता है। और स्टेबल होने की वजह से, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबल है, एलिलिक हैलाइड क्या दे सकता है, SN1। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, लेकिन फिर भी 1 डिग्री होते हुए भी ये SN1 रिएक्शन दे सकते हैं, बिकॉज देयर कार्बोकैटायंस आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये पूरा आपका पॉइंट हो गया, यहाँ तक आप इसको नोट करिए जरा। देखो, अगर मैं SN1 और SN2 में कुछ डिफरेंसेस निकालूं तो कैसे होंगे। तो पहली बात तो ये है कि SN1 गिवन बाय दोज एल्काइल हैलाइड है ना, या हेलो एल्केन, एक ही बात है,
those alkyl halides which give stable carbocation, सही है ना, which give stable carbocation, ठीक। SN2 कौन से एल्काइल हैलाइड देंगे, गिवन बाय those alkyl halide which have less स्टीरिक हिंड्रेंस, जिनमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, वो देंगे SN2, ठीक। तो SN1 में जनरली, है ना, जनरली जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल सबसे ज्यादा किसका होता है, 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा SN1, और 2 डिग्री भी दे देता है, 1 डिग्री तो देगा ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री का जो कार्बोकैटायन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी। या मान लो मिथाइल हैलाइड में भी अगर ले सकता हूँ, मिथाइल हैलाइड है ना, तो उसकी और भी कम होगी। अभी हम 1 डिग्री 2 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी, तो ये कौन सी देगा, SN2 रिएक्शन। और ये और क्या दे सकता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी दे सकता है, क्योंकि इसमें भी स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बोलो, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, PPS की प्रेजेंस में, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, PAS, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल को कोई बॉन्ड तोड़ने में मदद नहीं करनी है, और इसमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल चलता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी लिख लो। अभी मैं आपको और डिफरेंसेस बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझ लो, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा SN1 अच्छा, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा SN2 अच्छा, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर आगे बात। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी न्यू ऑर्डर फॉर SN1। तो SN1 के बारे में मैंने बताया था कि सबसे अच्छा SN1 कौन देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उससे कम अच्छा 2 डिग्री, उससे कम अच्छा 1 डिग्री। लेकिन अब अगर इसमें हम बेंजीलिक और एलिलिक हैलाइड को भी जोड़ दें अपने ऑर्डर में, तो सबसे बढ़िया SN1 कौन देगा, बेंजीलिक हैलाइड, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। और इससे थोड़ा कम अच्छा देगा एलिलिक हैलाइड, क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन है वो इससे थोड़ा कम स्टेबल है। अब कौन देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर देगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और फिर देगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आ गई। तो सबसे अच्छा SN1 बेंजीलिक, उससे कम अच्छा एलिलिक, उससे कम अच्छा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसी तरीके से न्यू ऑर्डर फॉर SN2 अगर मुझे करना हो, तो सबसे बढ़िया SN2 कौन देगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। या उससे भी अगर मैं उसके भी आगे लिखना चाहूँ तो मिथाइल हैलाइड लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि उसमें और भी कम स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। भाई मिथाइल हैलाइड क्या होता है, 3 H लगे होंगे, एक X लगा होगा, ये मिथाइल हैलाइड हो गया। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एक ग्रुप तो बड़ा हो ही जाएगा, R आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया, सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किसमें, मिथाइल हैलाइड में। सबसे बढ़िया कौन देगा, SN2 मिथाइल हैलाइड, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। इससे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, इससे ज्यादा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, इससे ज्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, इससे ज्यादा एलिलिक हैलाइड में, और इससे भी ज्यादा किस में होगा, बेंजीलिक हैलाइड में। तो ये हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ SN1 और SN2। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, 3-4 एग्जाम्पल दे दे और पूछे कि इनको SN2 और SN1 के ऑर्डर में लिखो, तो आप इस तरीके का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी से आप ऑर्डर अपना लिख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। विच वुड अंडरगो SN2 फास्टर, है ना। मैं आपको 2 कंपाउंड दूंगा, आपको बताना है उनमें से कौन सा SN2 फास्ट देगा, ठीक है। जैसे कि ध्यान दें इधर, जैसे ये है आपका C6H5 CH2 CH2Br, और दूसरा है C6H5 CH और Br और CH3, ठीक है जी। ये सेकंड है।
ये फर्स्ट है। आपको बताना है इनमें से कौन बढ़िया देगा SN2, बताओ कौन देगा। देखो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, आप ऐसे देखो, ये है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री है ना, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उस पर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, एक ही कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री है। और ये कौन सा है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो कौन सा है, 2 डिग्री। तो अभी अभी आपको ऑर्डर लिखवाया है SN2 सबसे बढ़िया कौन देगा, 1 डिग्री, क्योंकि उस पर स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो ये देगा आपका SN2। ठीक, अच्छा एक और बताइए, ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। CH3CH CH2Br और एक ये है यहाँ पे CH3 और CH3 CH2 CHBr और दिस इज CH3। अब इनमें बताना है आपको SN2 अच्छा कौन देगा, स्टीरिक हिंड्रेंस जिसमें सबसे कम वो सबसे अच्छा देगा, और सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किसमें होती है, 1 डिग्री में, उससे ज्यादा 2 डिग्री में, उससे ज्यादा 3 डिग्री में। तो ये कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बताओ। ये है 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसमें 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये 2 डिग्री है। तो सबसे अच्छा कौन देगा, 1 डिग्री, क्योंकि इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ऑर्डर लिखवाया ना अभी, SN2 सबसे अच्छा 1 डिग्री, उससे कम अच्छा 2 डिग्री, उससे कम अच्छा 3 डिग्री, इस तरीके से। एक और बताइए, चलिए CH3CH2Br और CH3CH3Br CH3। अब इसमें बताना है कौन SN2 अच्छा देगा। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री, सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें ही होगा, तो ये देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन SN2 अच्छा देगा, कौन SN1 अच्छा देगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वुड अंडरगो SN1 फास्टर। ठीक है, SN1 कौन अच्छा देगा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, C6H5 CH2Br फर्स्ट, और दूसरा है C2H5 CH3 CH3Br। तो SN1 कौन अच्छा देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो इसी का ही होगा, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो ये SN1 अच्छा देगा। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये नहीं देगा। एक और करिए, चलिए ये तो मिलता जुलता सही है वैसे, है ना, यही देगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है, स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, और जिसका स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो SN1 देता है। ठीक, तो इसी के साथ आपका SN1 SN2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम कल जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में दे रखे होंगे इस तरीके के, कौन SN1 अच्छा देगा, कौन SN2, या NCERT में भी गिवन होंगे, तो उनको खुद से ट्राई करिए। सेकंड टॉपिक में दे रखे हैं, उसमें पूरा दे रखा है ना, उसको सेकंड टॉपिक रिवाइज कर लो तुम।